हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड आज हमारे साथ है गौरव सोइन। वेलकम गौरव जी, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच मैम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं मैम? बिल्कुल, आई एम ऑल्सो गुड। सो फ्रेंड्स, यस मैम। अगर आप भी अपनी जो जर्नी है वो शेयर करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये पॉडकास्ट हर जगह अवेलेबल होगा, नव एपिसोड्स, जैसे एप्पल, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई एंड ऑल। तो आप वहां पे फॉलो करके रखिए। फर्स्ट सबसे पहले वहां सुनने को मिलता है, उसके बाद यूट्यूब पे आता है। सो हाँ जी गौरव जी, इनकी यस मैम। जर्नी को आज हम समझेंगे कि कैसे ये यहाँ तक गए। कुछ इंटरेस्टिंग सी जर्नी है। एक्चुअली मुझे बताया नहीं है, बट इन्होंने यस कहा मैम। मैं 10th से स्टार्ट करूंगा। लेट्स सी 10th से कैसे स्टार्ट करते हैं। मैम मेरी जो जर्नी है लाइफ की वो बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली थी। मतलब जैसा मैं आपको अभी दिखता हूँ इंटेलिजेंट, बिल्कुल एक पड़ाव था लाइफ का कि बिल्कुल एंटी था उसके। मतलब पढ़ाई से बहुत दूर भागता था, पर कुछ ऐसी चीजें आई जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए लाइफ में, अपने लिए करना चाहिए। गौरव सोइन जो नाम है उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो टेंथ में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मैं फर्स्ट, जो क्लास होती है 60% से ऊपर, फर्स्ट मतलब इवन 60% भी नहीं ला पाया था मैं। आई वॉज वेरी डल स्टूडेंट, और मैथ्स वगैरह मेरी बहुत वीक थी, साइंस वगैरह से भी बहुत दूर भागता था मैं। तो जैसे तैसे करके 10th तक तो मैंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद जैसे ही मैं 11th में आया तो नए सब्जेक्ट आए, थोड़ा मेच्योरिटी भी हो जाती है अपने अंदर जी। कि अकाउंट्स आई, इको आया, बिजनेस स्टडीज आई। तो थोड़ा सा मेच्योर माइंड रहता है, तो मुझे अच्छा लगने लगा अकाउंट्स पढ़ना, इंटरेस्टिंग लगने लग गया क्वेश्चंस वगैरह करना। तो 11th तो अच्छी रही, 12th भी अच्छी रही। 12th में मेरे 82.2% आए 12th स्टैंडर्ड में, और मेरी थर्ड रैंक आई। और इस दौरान मैम हुआ क्या कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अपन लोग ये जानते हैं ना कि टीचिंग का कहाँ से पता चला कि आप टीचिंग के लिए बने हो। हम डॉक्टर भी बन सकते थे, हम एमबीए भी कर सकते थे, और बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है। कॉमर्स तो जाना इसलिए जाता है कि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे। मैं 12th क्लास में मेरे पास एक फ्रेंड आया, अक्टूबर नवंबर का ही टाइम था। वो मेरे पास आई, वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। बीइंग मैं 11th में अच्छा था, 11th में मेरे अच्छे परसेंटेज आए थे, मतलब मैं होशियार बनने लग गया था 11th में। फिर 12th वो मेरे पास आया और बोला कि मेरे जो पापा हैं वो बहुत मेरे पे, मतलब वो हैं, गुस्सा है कि मेरे कम परसेंटेज आते हैं, मैं 60% में ही हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज मुझे पढ़ा दो। मैं होशियार बच्चा था क्लास में, 11th क्लास से मैंने जो अच्छी रैंक लाना चालू कर दिया था। तो मेरे पास आया, तो मैंने उसको इतना पढ़ाया, मतलब मैं ये नहीं देखता था कि धूप है, मैं ये नहीं देखता था कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, बिकॉज हम सेम क्लास में थे कि क्या है क्या नहीं है। और एंड में जब फाइनल रिजल्ट आया, मैं फर्स्ट आ गया और मैं थर्ड आ गया। मतलब जो गुरु था वो थर्ड आ गया और उसका जो शिष्य था वो फर्स्ट आ गया। क्या बात है, होता है। तो वहां से मुझे मैम पता चला कि अगर मैं किसी को अगर पढ़ाऊं, मुझे वहां से समझ में आया कि अगर मैंने किसी को पढ़ाया है तो हाँ, उसका फ्यूचर ब्राइट है। वहां से मेरे को पता चला कि आई एम समवन हु इज मेड फॉर टीचिंग। और उसके बाद फिर, तब तो बहुत अर्ली एज थी, 12th क्लास में क्या पता होता है टीचिंग कहाँ करनी है क्या नहीं करनी है। उसके बाद फिर मैम जैसे ही अगर आप होशियार हो ना, तो आपके पास बहुत चुनिंदा ऑप्शंस रहते हैं, सीए, सीएस, जिससे भी पूछो। स्कूल टीचर से मेरे बच्चे के 82.2% आए हैं, क्या करेंगे? अरे सीए कर ले, अरे सीएस कर ले। तो मैंने 12th के बाद सीए में एनरोलमेंट किया अपना। मैंने सतना से ही, मैं सतना से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश में, बहुत छोटा सा जगह है। और वहां तब तो बहुत छोटा था, अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। वहां से मैंने सीपीटी की कोचिंग ली, और सीपीटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब मेरे मार्च अप्रैल में रिजल्ट आया 12th का, और जून अटेम्प्ट मैंने क्लियर कर लिया। 103 नंबर आए थे मेरे सीपीटी में, 100 नंबर चाहिए होते हैं। उसके बाद यहाँ आईपीसीसी जो रहता है उसका कोई स्कोप था नहीं। आईपीसीसी के लिए सब पेरेंट्स ने, मतलब पापा मम्मी दोनों ने बोला कि अब इसको बाहर भेजना है। फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लियर हो गया, 12th में मार्क्स भी अच्छे हैं, तो मैम मैं फिर इंदौर गया। इंदौर में मैं वहां पे गया, तो एक छोटी सिटी से बिलोंग करता था, सिर्फ छोटी सिटी वाले ही समझ पाएंगे। छोटी सिटी से बिलोंग करता था, एक चकाचौंध वाली जिंदगी देखी। तो मैम मेरी संगत जो थी वो बिगड़ गई एक तरीके से। आप कह सकते हो ना, एक स्पॉइल चाइल्ड जो होता है, बिगड़ायल बच्चा, मैं वो बन गया था। मेरे आईपीसीसी में मैम 6 अटेम्प्ट्स लगे, मतलब 6 अटेम्प्ट मेरे आईपीसीसी में लगे। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था मई 2010 में, फेल। फिर 10 में पूरे, 2010 में फेल, 2011 में फेल, 2012 में फेल, दो दो अटेम्प्ट होते हैं, मतलब 6 अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ। जब सिक्स अटेम्प्ट था मैम मेरा, नवंबर 2012 की बात बता रहा हूँ मैं ऐसे ही यहाँ अपने घर आया हुआ था, तो मुझे किसी ने बोल दिया कि 6 अटेम्प्ट तेरे हो गए ना, यू आर फिनिश्ड, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरे पिताजी की दुकान है, वहां जाके चुपचाप बैठ और मीटर से कपड़ा काट।
बस अब तो तेरा कुछ है नहीं, 6 अटेम्प्ट तेरे हो गए। वो बात मैम मेरे दिल पे लग गई, और फिर तो मैम मैंने बोला कि अब तबाही मचानी है, अब बहुत हो गया। जो लोग बातें करते रहते हैं ना, उन सबका मुंह बंद करना है, अब कुछ ना कुछ अचीव करके। अब बस गौरव सोइन तो मतलब अब कुछ अचीव करना है। मुकेश सोइन सन, मेरे पापा का नाम मुकेश सोइन है, मुकेश सोइन सन गौरव सोइन नहीं जानना, गौरव सोइन फादर मुकेश सोइन बनाना है अब। बस ये एकदम से जो मैम आग होती है ना मैम, वो मेरे अंदर आ गई। मई 2030 वहां से मैम मेरा एक सेटबैक हुआ। मई 2013 में मैंने आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया, सतना से मैंने इंटर्नशिप चालू की, और मैं मतलब इतना मुझे अच्छा नॉलेज मिला है कि अपने आईटीआर में खुद भर लेता हूँ, अपने पापा के आईटीआर, अपनी मम्मी के आईटीआर, सबके आईटीआर में भर सकता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर वगैरह का कोई काम हो तो वो भी मैं कर लेता हूँ। मतलब इतनी नॉलेज मेरे को मेरी इंटर्नशिप में मिली। उसके बाद हुआ कि मैम सतना में मेरी एक बुआ रहती हैं, उनकी बेटी ने एक अकेडमी चालू की। उन्होंने बोला कि हम सीपीटी को भी कैटर कर रहे हैं, तो आप सीपीटी को देखो, क्योंकि वो मैं उनके घर का ही था, तो मेरे पे उन्होंने पूरा भरोसा कर लिया कि तुम जो है सीपीटी का पूरा कोर्स देखो, जितने भी टीचर्स और सब हैं उन सबको देखो कि सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। वहां से मैम टीचिंग का कीड़ा पैदा हुआ। सीपीटी में मैम मैंने बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद क्या हुआ मैम, यहाँ पे इतना स्कोप नहीं, छोटा शहर होता है ना, सब बच्चे भागते हैं इंदौर, भोपाल, दिल्ली, सब भागते हैं कि वहां जाएं और वहां जाकर के अच्छी पढ़ाई। एक माइंडसेट बन जाता है ना कि यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं होंगे छोटे शहर के, हमें इंदौर जाना है, भोपाल जाना है। तो जैसे ही वो हुआ तो उसके बाद मैम मुझे मतलब अर्निंग आनी चालू हो गई। फिर होता है ना मैम, शेर के जब दांतों में खून लग जाता है तो फिर वो बहुत देर तक खून से दूर नहीं रह सकता। तो वहां पे मैम एक सर थे, वो पढ़ाते थे सीपीटी में, सब्जेक्ट होता है एक मर्केंटाइल लॉ वगैरह, वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला यार वैकेंसी निकली हुई है कॉलेज में, तो वहां क्यों नहीं अप्लाई करता, क्योंकि सीपीटी में ज्यादा बच्चे आ नहीं रहे थे। तो मेरी बुआ की लड़की ने बोला कि हम बंद कर रहे हैं वो कोर्स, बच्चे आ नहीं रहे, टीचर को फालतू में पैसा दे रहे हैं, एक्सपेंसेस वगैरह भी बिजली वगैरह के लग रहे हैं। तो वहां से मैम मैंने अपना कॉलेज की जर्नी चालू की। मेरी मास्टर्स नहीं हुई थी मैम, सिर्फ मेरी बैचलर्स हुई हुई थी। ऑन द बेसिस ऑफ मैम माई नॉलेज जो मैंने अचीव की सीए के दौरान, जो मैंने बैचलर्स में पढ़ाई की, या जो भी मतलब एक तरीके से जो आग अंदर लगी, उसमें बस ये था कि नॉलेज गेन करनी है। और हम सब जानते हैं कि कॉलेज में मास्टर्स होना जरूरी होता है, एटलीस्ट मास्टर्स होना जरूरी होता है अगर आपको पढ़ाना है। मैम मेरा मास्टर नहीं था, ऑन द बेसिस ऑफ माय नॉलेज मेरे साथ और बहुत सारे लोग थे जिनका एक्सपीरियंस था, जिनके पास मास्टर्स था, उनको हटा करके कॉलेज ने मुझे चुना। जस्ट अ बैचलर ऑफ कॉमर्स, सिंपल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ माय नॉलेज, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे में, तो उन्होंने मुझे चुना, और फिर मैंने अपनी कॉलेज में जर्नी चालू कर दी। मेरी मास्टर्स नहीं थी। उसके बाद फिर मैम क्या हुआ कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैं ये रियली बिग यस मैम, अचीवमेंट कि मतलब ग्रेजुएट यस मैम, मेरे पास कुछ कॉलेज भी में नहीं था। पढ़ा। उन्होंने मैम मुझे कहीं नहीं दिखाया मेरे को, हम आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो मैम एक तरीके हाँ, से एक गलत काम है ना मैम, हाँ, कि आप एक ऐसे टीचर को पढ़ा रहे हो। मतलब मेरे को उन्होंने रखा कि आपको बस पढ़ाना है, आपको कहीं शो नहीं करेंगे। फिर मुझे ये लगा कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरा क्रेडिट दिख ही नहीं रहा सामने वाले को, तो ऐसी मेहनत का क्या फायदा कि आप मेरा नाम ही कहीं नहीं दिखा रहे हो। फिर मैं उस कॉलेज को छोड़ करके और बड़े कॉलेज में गया, मैं सतना में ही। और फिर उन्होंने मुझे एक शर्त रखी मेरे सामने कि मास्टर्स आप एनरोल हो जाओगे तभी आप पढ़ा सकते हो यहाँ पे। मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे पढ़ाओ, आप यहाँ कंटिन्यू रखो, पर एक ये है कि आपका मास्टर्स भी साथ साथ में चलते रहना चाहिए। मैंने उस दौरान जब मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, बीबीए और एमबीए के बच्चों को मैं पढ़ाता था, उसके साथ साथ मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की 2019 में। और 2019 का जब मैं लास्ट में था, मतलब कह सकते हो आप, दिसंबर 2018 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम मेरे नेट का। और मैम आप मानेंगे नहीं, मुझे डीआई का फुल फॉर्म भी नहीं पता था कि डीआई का फुल फॉर्म डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, अरे बहुत आरसी का अच्छे फुल फॉर्म से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। आरसी क्या होता है मैम, डीआई क्या होता है, फिर बाद में बताना पड़ता है। दिसंबर 2018 में मैं ऐसा था कि मुझे नेट, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था मैम कभी कि नेट, कभी मैं जिंदगी में, जेआरएफ का तो सपना था जेआरएफ मेरे लिए, पर नेट के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं हुआ था। उसके बाद जून 2019 में भी मैंने लग करके पढ़ाई की। उस दौरान मैम आप वो डालती थी अपनी एनालिसिस डालती थी, वहां से एक बार मुझे सजेशन आया कि आपने एनालिसिस किया किसी शिफ्ट का, और फिर मैंने वहां से, मुझे नव क्लासेस के बारे में पता चला। और उसके बाद फिर जिस तरीके से आप पढ़ाते थे, फिर पता चला कि आप अनअकैडमी में भी पढ़ाते हो, फिर मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया। फिर जब मैं आपसे क्लासेस लेता था तब मुझे पता चला कि मतलब नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। मतलब नॉलेज अगर आपके पास हो तो आप अचीव कर सकते हो। मैम लिटरली मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप सामने बैठी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पेपर इजी लगा, और पेपर इजी लगना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी भी स्टूडेंट को आपकी नोट्स पढ़ करके पेपर इजी लग रहा है, मतलब हाँ आपने कंटेंट ओरिएंटेड पढ़ाया है। उसके बाद मैम मैंने दिसंबर 2019 के लिए लिया सब्सक्रिप्शन, और फिर रिजल्ट आपके सामने था।
मैं नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। मैंने कहा मैम को छोड़ना नहीं है, मैम तो JRF दिलवा के ही रहेंगी, बस आप स्पेशल क्लासेस लेते थे, कुछ भी करते थे, मतलब जैसा भी करते थे, बस अपीयर होना है, ध्यान से सुनना है। और फिर अभी एग्जाम हुआ 17 अक्टूबर को, और आपकी अगर ब्लेसिंग्स रही तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और आपका नाम रोशन करूंगा। बिल्कुल जी, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं JRF निकल जाए। बेस्ट विशेस आपके यस साथ। मैम। और मैम पता है, आप जैसे पढ़ाती है ना, मतलब ऐसा रहता है कि पेरेंट्स के लिए तो करना ही करना है, आपको भी मैम कुछ ना कुछ रिटर्न में देना है, क्योंकि मैम आप लिटरली बहुत एफर्ट्स डालती हैं, लिटरली। मतलब मैं, ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोग आपस में कभी बात भी करते हैं ना, कभी अपने जो फ्रेंड्स रहते हैं जो आपसे पढ़ रहे हैं, कि मैम जितने एफर्ट्स डालती हैं उतने शायद ही हम कभी डाल भी पाएंगे। तो मैम हैट्स ऑफ टू यू। और लिटरली आप जैसा, मतलब अगर थोड़ी सी भी, अगर 10% भी आपका आ जाए तो मैम हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। अरे, स्टार्टिंग से आप इतने यस एक्टिव मैम। रहे हो, बस वही है कि अपनी तरफ से मेरा भी यही रहता है कि पूरा मैंने देना है, अपना बेस्ट देना है, शुरू से लेकर एंड तक लगे रहना है, कि मेरी वजह से यस हो सकता मैम। है किसी की लाइफ बन जाए, वो मैं चाहती हूँ बस। मेरे मैम जो जर्नी है उससे मैं यही चाहता हूँ कि लोग यही सीखें कि कोई, अगर आप, फेलियर डिसाइड नहीं करेगी आपकी जिंदगी की आप सक्सेसफुल होने वाले हो कि नहीं होने वाले हो। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो आग होगी ना आपके अंदर, मेरे अंदर में वो तीर कमान वाला चीज आई, जितने पीछे आप वो खींचते हो उतनी तेज आप लंबा जाते हो ना मैम, मेरे साथ वही हुआ। जब मेरे दिल पे तो लगी ना ये हाँ बात, हाँ, बिल्कुल दिल पे जब लगती है तभी आगे जाते हैं। किसी ने बोला कि तुम खत्म हो, बस अब तुम फ्लॉप हो चुके हो, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, तो मैंने कहा नहीं, इतनी जल्दी तो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तबाही तो मचानी है। फर्स्ट लग गया उसमें, आपका साथ मिला बीच में। और सीए का जो टाइम पीरियड था उसको भी मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। सिटिंग सीखी, कि सीए वाले लोग, आपको पता है कि कैसे सिटिंग के साथ बोलते हैं ना, 19-19 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 17-17 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं बैठ के भी, अभी मेरी सिस्टर भी मुझे बोलती है कई बार कि तू इतनी देर तक कैसे बैठ लेता है। कुछ तो आपने इंप्रूव किया, कि आप की 2 से 4 क्लास थी, फिर 1 घंटा ब्रेक, फिर 5 से 7 क्लास थी, कुछ आपने इंप्रूव किया। उसके बाद जो बाकी टाइम रहता है उसमें भी मैं बैठ जाता हूँ आराम से। मतलब कुछ लोग बोर हो जाते हैं ना, कि 2 घंटे पढ़ा है, 4 घंटे है कि कंटिन्यूस मैम क्लास ली, ऐसा बैठा नहीं करके। जाता, क्लास थोड़ी कम हाँ करते तो हैं, बैठा नहीं जाता इतनी देर तक। बिल्कुल वो उसके तो लिए मैम मैं सी हाँ मैम, सीए हाँ। का मैम मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं, मेरे पास वो बैठना आया। और वो सोना होता है ना, मैं अपने आप को सोना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज हुई बिल्कुल सही हुई। इतना तपाया मुझे कि मतलब एक तरीके से आगे निखरना ही था कभी ना कभी, और निखर ही रहा हूँ मैम। 2.73 लाख सब्सक्राइबर्स, और आगे भी होने वाले हैं नव क्लासेस में और बहुत सारे, और वहां पे मेरा पॉडकास्ट आ रहा है। ये इससे बड़ा माइलस्टोन और क्या हो सकता है। वेरी नाइस गौरव। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसको दुनिया का सारे सुख मिल जाते हैं ना, वो तो उसको पता है सब कुछ है मेरे पास, वो आगे जाएगा ही नहीं। उसको पता है मैं यस पीछे से मैम। पेरेंट्स का दिया है, पेरेंट्स का सब कुछ चल रहा है, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब अपने ऊपर आती है ना, हाँ तभी बंदा सीखता है। सबके साथ कुछ ना कुछ यस मैम। लाइफ में होता है, तभी वो बंदा सीखता है। हाँ, अगर आपके साथ नहीं हुआ, आई डोंट से कि आपके साथ कभी हो ऐसा, हो आप पहले ही हो सीख भी, लो। ऐसा कभी ना हो। हाँ आप यस पहले ही मैम। सीख लो, वही आप दूसरों को देख के सीख लो, अपने अंदर वो आग सीख ले लो, आओ। यस मैम, जरूरी एक्सपीरियंस नहीं कुछ मिलता है गलत आपको सामने करवाना है वाले से। आपने फिर ही आगे जाना है, ये लाइफ में क्यों यस सोच। मैम। अभी हमारी जो यस ऑडियंस मैम। है, बहुत यंगेस्ट ऑडियंस भी है। मेरे पास 11th क्लास के यस बच्चे मैम। आते हैं, मैम आपका नेट के लिए अभी सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं कभी तब ले लेना, हाँ अभी मैम। साथ साथ देख लो यस फ्री मैम। वाली क्लास। तो भाई यही है यस मैम। कि मेरे अगर वो सब भी सुन रहे हैं, तो कम से कम आप अपने आप ही सीरियस हो जाओ, कुछ गलत थोड़ी ना करवाना है। हम खुद भी पॉजिटिवली भी सीधे सीधे निकल के भी सीरियस हो सकते हैं। अच्छा गौरव, आपके हाँ जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैसे अप्लाई किया और कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बने आप, और आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हो अपनी कॉलेज में। यस मैम, अब मैं परमानेंट हो गया हूँ, मेरा हाँ, एमपी सेट यूनिवर्सिटी यही क्वालिफाइड है। है, उसके बाद नेट भी क्वालिफाइड हुआ। हाँ। यस मैम, तो मैं पूरी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर मैम, जब मैं स्टार्ट किया, जब मैंने फर्स्ट वाले कॉलेज में, जो पहले वाला मेरा कॉलेज था, वो तो मैम ठीक ठाक कॉलेज था। जब दूसरे वाले कॉलेज में मैं शिफ्ट हुआ, मतलब आफ्टर लीविंग दैट इंस्टीट्यूशन, वहां पे मैम मतलब जब मैंने देखा कि मेरे पास एमकॉम भी नहीं है, मास्टर्स भी नहीं है, और ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज मैं आगे गया हूँ, मेरा एडमिशन हुआ है, तो काफी हद तक कॉन्फिडेंस भी आता है। और मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जितने भी सब्सक्राइबर्स यहाँ सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, एक काम चलाओ काम ना करो। आप लोग, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि मेरे को आगे जाकर के पढ़ाना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि हाँ बस नेट जेआरएफ निकल जाए, बस उसके बाद क्या करना है, वो तो आपकी शुरुआत है। उसमें ही अगर आप नेट जेआरएफ निकल जाओगे तो क्या, आपको आगे जाकर के तो एक लेक्चरर बनना है ना। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप पीडीएफ पढ़ रहे हो, तो ये मत पढ़ो कि हाँ बस नेट जेआरएफ निकल जाए, ऐसे पढ़ो कि आप किसी को पढ़ा सको। और मैंने उस वक्त यही अप्रोच रखी, और उसका बेनिफिट मेरे को मिला कि 2 इंस्टीट्यूशन में ही मैंने अप्लाई किया, और दोनों में मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला।
उसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी मैम इंपॉर्टेंट होती है। मेरी भी मैम इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी, पर होता क्या है मैम कि जब सामने वाला आपसे जो एचआर होता है या जो भी डायरेक्टर वगैरह होते हैं, जब आपसे वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इंग्लिश में ही उसको रिप्लाई दो। तो किसी चीज से डरना नहीं है कि इंग्लिश है और यार इंग्लिश नहीं बनी क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे। एक पार्ट ऑफ लाइफ है, सीखो, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। 60 साल का अभी मैम मैं कार सीखने जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि 55 और 50 साल के लोग कार सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या सीखने की कोई उम्र है? नहीं है। बस मैंने ये चीज देखी कि कोई बैरियर, कोई चीज है मेरे सामने जो मुझे लग रही है कि हाँ मेरे सामने ये मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसको पहले खत्म करना है। मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, इंग्लिश बोलना है। कॉन्फिडेंस लो है तो पढ़ के जाओ, नॉलेज लेके जाओ, अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बल्कि मैंने एक वीडियो में भी ये चीज बोली थी कि अगर आपके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इन तीनों का जोड़ मैंने यूज किया और उसके बेसिस पे फिर मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर में। क्योंकि ऑटोमेटिकली एक डेमो राउंड होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में कि बच्चों को आप कितना समझा पा रहे हो। कुछ टीचर्स होते हैं, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, 10-10 साल के, बच्चों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। वो अपनी धुन में पढ़ाते रहते हैं, बच्चों के ऊपर से जा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा। मतलब एक तरीके से टिपिकल लेक्चर मेथड फॉलो करते हैं, बस बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। एक्सपोजिटरी मेथड तो कभी करते ही नहीं कि फीडबैक लेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक तरीके से। तो वही चीज मेरे को लगा। और अगर आप मेरे जो स्टूडेंट्स उनसे भी अगर बात करेंगे आप, तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैम। क्योंकि मैंने खुद भी मैम ऐसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे मैंने पढ़ा है इंटरेस्टिंग तरीके से, अजीब अजीब से मैं निमोनिक्स बनाता हूँ और अपने तरीके से एग्जाम्पल बनाता हूँ जो कि मुझे लॉन्ग टर्म तक रिटेन होता है। और बच्चों को जब मैं बताता हूँ तो बच्चे भी बोलते हैं कि सर आप इतना अच्छी तरीके से बताया कि हमें भी लॉन्ग टर्म तक रिटेन होता है। ये मैं अपनी जो सक्सेस क्लासेस में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहां पे भी अगर आप देखोगे वीडियोस में, तो वहां पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से समझाऊं, जिससे बहुत देर तक याद रहे आपको। अच्छा, आपने बस भी ये सर्च तीन किया चीज है को ये? कॉम्बिनेशन है। हाँ, वेरी यस नाइस। मैम। कि अगर आप जैसे आगे रिसर्च और पीएचडी की लाइन में भी आगे जाना चाहते हैं ना, कि कैसे बनना है एंड ऑल, सो ही इज टीचिंग ऑन सक्सेस क्लासेस एज वेल, रिसर्च एंड यस मैम। पीएचडी वाला है ना। यस मैम। तो बिल्कुल आपको उस चैनल का भी दे देंगे, लिंक दिया भी हुआ है काफी बार। यस मैम। अच्छा यस मैम। गौरव, वहां पे उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछे थे इंटरव्यू में? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछे, बता करेंगे पहले, फिर पीएचडी पे आएंगे। यस मैम। यस मैम। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो मैम सबसे पहले क्या होता है कि एक रिटन टेस्ट होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए बनने जा रहे हो या मैनेजमेंट के लिए बनने जा रहे हो, इको के लिए बनने जा रहे हो, पहले तो आपको वो क्वालिफाई करना पड़ता है। क्योंकि दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर एफर्ट्स ऑन समवन जिसको नॉलेज ही नहीं है। तो पहले बेसिक आपकी एक लेंगे, 40-50 मार्क्स का एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे होता है। उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि जो टॉप से जिनको मिले होते हैं उनको फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, और बाकी सबको वो रिजेक्ट का एक मैसेज भेज देते हैं कि यू आर रिजेक्ट का मैसेज नहीं भेजते वो, आप उनसे संपर्क करोगे तो बता देते हैं कि यू आर रिजेक्टेड एक तरीके से। फिर जब आपने वो क्वालिफाई कर लिया मैम, तो फिर आपको जो है एक पैनल बैठता है, उन पैनल के सामने आपको अपीयर होना पड़ता है। और फिर मैम वो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं एक तरीके से कि एक तो आपने बेसिक्स क्वेश्चन किए, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, और साथ ही साथ मैम जो अपन टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं ना, केस स्टडीज, वो पूछते हैं कि एक बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा है, मस्तीखोर है, मस्तियां कर रहा है क्लास में, तो आप डील कैसे करोगे उसके साथ। तो मैम ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड में, ऐसे ही क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं पैनल जो हमारे से पूछता है। मतलब वो एक तरीके से केस स्टडीज पूछते हैं आपसे, आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि आप डेफिनेशन बता दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है, नहीं, ये केस है आपकी एनालिटिकल, जैसे मैम पढ़ते हैं ना प्रैग्मेटिक अपन अप्रोच होता हाँ। है, वो आपकी कितनी है। ऐसे नहीं कोई रट्टू तोता पूछ रहा है आपसे कि आप डेफिनेशन बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। ये केस है, आपकी क्या अप्रोच रहेगी। क्वेश्चंस भी इनफैक्ट ऐसे ही पूछते हैं वो, और टीचिंग के लिए भी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद राउंड्स होते हैं, एक राउंड तो रिटन राउंड हो गया आपका जो आपने किया, उसके बाद एक पैनल बैठता है। फिर जब आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दिए, आपने लॉजिकल आंसर्स दिए जो आप सोचते हो कि हाँ लॉजिकल होने चाहिए, उसके बाद फिर मैम थर्ड जो राउंड होता है, उसमें जो है वो मेरा जो था वो सैलरी नेगोशिएशन का था। उसमें एचआर आपसे पूछता है सब कुछ, मतलब क्योंकि आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, आपने वो पैनल का जो एक था वो कर लिया। उसके बाद हमारे कॉलेज में मैम जीडी वगैरह नहीं हुआ था, ग्रुप डिस्कशन वगैरह, वो ग्रुप डिस्कशन वो पैनल के अंदर ही इन्वॉल्व हो गया था। क्योंकि वो कई सारे जो कॉलेजेस होते हैं वो दो तीन कैंडिडेट को बैठा लेते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आप बताओ, या आपको आपको क्या लगता है ये सही बोल रहे हैं, ऐसा करके कोशिश करते हैं वो कई बार कि आपस में वो एक दूसरे से बात करें। और फिर थर्ड जो राउंड होता है मैम वो सैलरी नेगोशिएशन का होता है। उसमें पूरी आपको मेहनत करनी पड़ती है जस्टिफाई यू, क्योंकि मैम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपकी वीकनेसेस निकालेंगे वो, कि आप अच्छा ये है आपने इतना टाइम लगा दिया, बिकॉज जिससे आप सैलरी कम डिमांड करो। आपको ऐसा सामने लेके आना है अपने आप को कि आपकी वीकनेसेस कम और आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आए।
वो वीकनेसेस निकालेंगे आपके, मेरे भी वीकनेसेस निकाले कि आपका एमकॉम नहीं है। मैंने कहा मैम मैं आपको, आप मुझे एक डेमो लेक्चर आप दीजिए, उसके बाद आप एक फीडबैक लीजिए। इतना मैंने गारंटी से बोला था। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतनी गारंटी के साथ बोल रहे हो कि एक बार आप मुझे एक क्लास दे दीजिए डेमो के लिए, उसके बाद फिर आप फीडबैक लीजिएगा और फिर बताइएगा कि मेरा आपको पढ़ाना पसंद आया कि नहीं आया। और मैं गारंटी में बोल के भी आया था। मैं इतनी जल्दी वैसे इससे बोलना नहीं चाहिए, जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप पढ़ा लोगे तभी बोलना चाहिए। तो ये सब चीजें मैम आपकी बोलना और आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो ये भी काफी लोग ऑब्जर्व करते हैं। हाँ। सिर्फ ये नहीं कि आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज है तो आप आगे बढ़ गए, बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे जिस कॉन्फिडेंस से मैंने बोला तो उन्होंने डेमो लेक्चर तो मेरा नहीं लिया, फिर उन्होंने बोला कि यू आर सेलेक्टेड, जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो हमको डेमो लेक्चर नहीं लेना आपका। जरूरत ही नहीं है। आपका आप सैलरी नेगोशिएशन की बात करते हैं, आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है, अपनी वीकनेसेस को हटा करके अपनी स्ट्रेंथ की बात करनी पड़ती है, बिकॉज उसमें आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोशिश करेंगे कि वो उनकी कॉस्ट कट हो, बिकॉज गवर्नमेंट में तो डिसाइडेड रहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर को किस ग्रेड का क्या पैसा देना है, ये सब चीजें। फिर जब आपने जितना अपने, और उसके लिए मैम यही चीज है, आपने आपको उतना डेवलप्ड बना पाओगे आप, तभी तो आप अपनी स्ट्रेंथ बता पाओगे। अगर आप डरोगे, आपके पास वीकनेसेस होंगी, आपको किसी ने बोला, आपने उस वीकनेसेस को मान लिया, फिर तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपको उनकी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ से ओवरशैडो करना है, और फिर ही आप अर्निंग कर पाओगे। बिकॉज हम लोग तो कॉमर्स वाले मैम समझते हैं कि हायर प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो ही हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी, बिल्कुल। और मैम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। हाँ तो बिल्कुल, जैसे सिर्फ टीचिंग में यस क्वेश्चन मैम। आता है जिसमें हर एक बच्चा गलत आंसर देता है, जो भी आपने बोला कि टीचर में क्या होना चाहिए, और उसमें बच्चे देते हैं नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की। वही चीज गौरव ने भी अभी आपको समझाई है, सिर्फ नॉलेज नहीं, उसके अंदर आंसर क्या है, उसके अंदर आंसर है वे ऑफ टीचिंग, स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो आप हमेशा नॉलेज के पीछे भागते हो, भाई अगर कोई टीचर है तो उसके पास नॉलेज तो होगी ना, वो ऑलरेडी इतने सारे इंटरव्यूज पास करके आया है। ऐसा तो कोई पुराने से यस पुराने मैम। वाला टीचर भी जो बहुत बड़े, वो भी उनका भी बिना इंटरव्यू के नहीं आए। टीचर तभी बना है जब उसके पास नॉलेज है। बात है बताने का, पढ़ाने का तरीका, स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी गौरव ने समझाया कि मेरे से पढ़ा के देख लो, मैं बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंट हूँ अपने उसमें। यस मैम। और वैसे मैम वो नॉलेज रख के क्या फायदा जब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल आप बहुत पढ़ाकू हो, आपको सब कुछ आता है, पर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो यूजलेस ही है ना। वो तो उसी के बराबर है जिसको कुछ नहीं आता। तो एक्सप्रेस करने का भी आपके पास एक पावर होना चाहिए, किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर सको। बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आप बच्चों को, कई बार मैम ऐसा होता था कि बच्चों की पढ़ाने की नहीं होती है, मन नहीं होता पढ़ाने का, 5th लेक्चर होता है तो बच्चे इतने बोर हो जाते हैं 4 लेक्चर से। आप पढ़ने। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ, आप एक गेम करवाओ एमसीक्यूज की, एक गर्ल्स सेक्शन होगा, एक बॉयज सेक्शन होगा, अच्छा। और गर्ल्स एक टीम हो गई, बॉयज एक टीम हो गई। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कॉमर्स का, ऐसे बच्चे पढ़ेंगे भी। तो मैम जो टीचिंग में अपन पढ़ते हैं ना कि क्या होता है, ये सारी चीज में अप्लाई करनी पड़ती है। आप अप्लाई अगर कोई ये करोगे सोच तो रहा है हाँ। कि सब अप्लाई, और कोई ये सोच रहा है कि हम सिर्फ ये पढ़ करके बस रट रट करके हम आगे चले जाएंगे, तो फिर वो उससे नहीं होगा फायदा आपको। वो सब अप्लाई करना पड़ेगा, प्रैग्मेटिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। हाँ, लर्निंग बाय डूइंग, और उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, बिल्कुल जी। यस अच्छा, मैम। अब बताओ जरा अब पीएचडी के बारे में, कि पीएचडी के लिए आपने पहले एंट्रेंस दिया था, फिर हुआ या कैसे? मैम मेरा सिर्फ एमपी सेट क्वालिफाइड था जब मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरा। और उस वक्त मैम सिर्फ आपके 2 क्लासेस हुई थी। मतलब मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी नया नया लिया ही था, मेरा एग्जाम अगस्त में था, और शायद आपकी, मुझे याद आ रहा है 2019 में 16 जुलाई के आसपास क्लासेस हुई थी, 10-12 जुलाई के आसपास रिजल्ट आया जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो आपके लिए तो बहुत शुक्रिया था मैम कि आपने स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स के पहले रखी और रिसर्च यूनिट 2 रखा आपने, क्योंकि मैम उतना ही हुआ था, और उसको ही सिर्फ मैं पढ़ के गया मैम। मैंने कोई बुक रेफर नहीं की, मैंने कुछ भी रेफर नहीं किया, सिर्फ नवदीप मैम की जो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन की क्लासेस होती थी वो मैंने सिर्फ पढ़ी। मैं वहां पे गया, एंट्रेंस हुआ, एंट्रेंस में तुरंत रिजल्ट आ जाता है मैम। मतलब 50% आपको चाहिए होते हैं, और 50% से अगर अबव आएंगे तो ही आप रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के आगे अपना प्रपोजल वगैरह प्रेजेंट करोगे। तभी रिजल्ट आया और आप बाहर निकले तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कुछ दिन का हमको मोहलत मिली कि आप अपना प्रपोजल तैयार करो। फिर मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज मैम मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस का टीचर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैंने अपना प्रपोजल बनाया, फिर मैंने प्रेजेंट किया। और उसके बाद से मैम मेरी पीएचडी चालू। मेरे नेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस मैंने जो पढ़ाई की है वो सिर्फ मैंने आपके नोट्स पढ़े, आपकी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो आप पढ़ाते थे, वीडियोस देते थे, डिस्कोर्स करते थे, सिर्फ वो पढ़ा और एंट्रेंस दे के आ गया। मेरा एग्जाम भी नहीं था एंट्रेंस, मतलब मैंने नेट नहीं किया, इसलिए उस वक्त नेट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने एंट्रेंस देना पड़ा मुझे।
बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कि यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट या किससे करना चाहिए। आपका गाइड इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गाइड के पास गाइडेंस ही नहीं होगी तो उस गाइडेंस को आप कैसे अप्लाई करके अपना डिसर्टेशन बना पाओगे। तो बहुत लोग ये परेशान रहते हैं कि प्राइवेट से करना चाहिए या फिर डीम्ड से करना चाहिए या सेंट्रल स्टेट से करना चाहिए। आप ये देखो कि जिस चीज में आप महारत हो, आपको कॉमर्स, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना अगर प्रपोजल बना रहे हो तो उस टीचर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हर चीज आना चाहिए। बिल्कुल। उनके रिसर्च पेपर्स आप देखो, आप सब कुछ देखो, उनका प्रोफाइल चेक करो, और फिर आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप किसके अंदर करना चाहते हो अपनी पीएचडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम पीएचडी के लिए। अच्छा, गौरव, पीएचडी के लिए भी आपका इंटरव्यू होगा, तो उसमें किस टाइप यस के मैम, क्वेश्चन इंटरव्यू। आपसे पूछते हैं? उसमें तो मैम बेसिकली आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। पहले आप प्रेजेंट करते हो और बेसिक्स पूछते हैं मैम। वो कोशिश करते हैं कि वो बेसिक्स आपसे पूछें, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे पे। आपका जो टॉपिक है उसके बेसिक्स पूछते हैं। जैसे आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का आपका टॉपिक है तो आपसे पूछ लेंगे फलाना आईएफआरएस बताओ किसके ऊपर है, अच्छा उसके बारे में थोड़ा बताओ, तो डिटेल में बताओ। तो सब्जेक्टिव नॉलेज इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए अपनी अपनी जो नॉलेज है। मैंने बताया ये एक चीज है जो हर जगह कॉमन है, चाहे आप रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के आगे इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। अच्छा। अच्छा, ये एक और रहता है मैम। चीज़, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने इंटरव्यू में, क्योंकि आपने जैसे मेंशन किया, आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, कोई क्वेश्चन पूछा हो, आपको आंसर ना आता हो? क्योंकि यस मेरे मैम, पास कई बार हुआ काफ़ी है। क्वेरी आती है, मैम हमें आंसर नहीं आता था, हम ब्लैंक थे, फिर उसको फेस कैसे किया? ये थोड़ा बताओ। उसमें मैम उसमें हम कुछ लोग बहुत ओवर स्मार्ट बन जाते हैं कि मतलब बोलते रहना है। वो समझते हैं कि रिसर्च एडवाइजरी कमेटी एक तरीके से के पास नॉलेज नहीं है, वो बेवकूफ है, मतलब वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं है और मैं सुप्रीम हूँ। फिर अगर आपने ऐसा दिखाया फिर तो वो आपकी जो धज्जियां उड़ाएंगे। फिर तो हंसी होगी जब आप जाओगे ना छोड़ करके, तो हंसेंगे ये सारे मिल करके। तो आपको जब नहीं आता है तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना आपको। हम सब ऐसे लोग हैं कि हमसे कोई ऐसी चीज पूछोगे तो हो सकता है हमको नॉलेज ना हो उसके बारे में, हम परिपूर्ण नहीं है, इतना ज्यादा हमें भी नॉलेज नहीं है, हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो आपको ये बोलना है कि सर मुझे अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर डेफिनेटली मैं इसके बारे में पढ़ूंगा और डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा। इसलिए ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए। कुछ लोग के अंदर ये अप्रोच रहती है कि बस बोलते रहना है, बोलते रहो बोलते रहो। अरे कोई लोरी थोड़ी ना सुनानी है आपको। आप रिसर्च एडवाइजरी कमिटी, जिनके पास 30-30 35-35 साल का एक्सपीरियंस है, आपने क्या समझा हुआ है उसको? और उनको क्या, क्या समझा हुआ उन्होंने है अगर आपने? कोई तो क्वेश्चन आपको पूछा है तो ऐसा थोड़ी पूछेंगे जो उनको नहीं आता है, वो तो वही पूछेंगे जो हम्म। जिसके बारे में दे हैव नॉलेज। ऐसे बिना बात पे तो यस मैम। पूछेंगे नहीं, बिल्कुल भी। और उससे पहले मैम नॉलेज भी लेके जाओ। ऐसा भी नहीं है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा नहीं आया, दूसरा आया नहीं आया, मतलब ऐसा भी ना हो कि आपको कुछ बन ही नहीं रहा हो। आप हर में बोलो आप नहीं आता मैं बताऊंगा, नहीं आता मैं बताऊंगा, तो आप यहाँ क्या बेटा कर तू रहे जब हो? बताएगा ना तब आ जी दोबारा। तुम जाओ यहाँ से। तो मतलब ऐसा एक कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको 3 के सही आंसर होने चाहिए, मतलब वेटेज ज्यादा होना चाहिए सही वालों को, 2 नहीं बनना चलो ठीक है। वो है। बाकी कोशिश करो कि आप अच्छा भी करो, कि मैम इसमें ये भी रहता है कि जो आपके आगे वाला और आपके पीछे वाला भी डिसाइड करता है मैम। ये कैसा, जैसे आपके आगे वाले ने पांचों के पांचों सही आंसर दिए हैं और सीट एक ही है, तो फिर आपके साथ तो मैम फॉर्मेलिटी होगी। फिर वो फॉर्मेलिटी होगी फिर आपके साथ कि वो उन्होंने अपने माइंड मेकअप बनाया हुआ है, ये बंदा का कम्युनिकेशन अच्छा है, इसको पांचों क्वेश्चन आते हैं, इसको रिसर्च कितनी नॉलेज है। इसलिए आप ऐसे बनो कि आपको सारे क्वेश्चन बन जाएं, और आप ही बस एकमात्र ऑप्शन बनो कि हाँ चूज करना है तो मेरे को चूज करना है इनको। उसके लिए मैम नॉलेज चाहिए होगी, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए आपको। हाँ, और ये कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहो। लाइक जैसे टेलीग्राम पे भी नव क्लासेस वाले चैनल या ग्रुप में बच्चे आपस में क्वेश्चन पूछते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाएगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ कि नहीं, चाहे उसका, क्योंकि ये होता है कि कभी रिप्लाई करो ना करो, बट अपने अंदर पता ना चाहिए कि मैं इसका रिप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, कम्युनिकेशन की पावर को इंक्रीज करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। लाइक कभी आप किसी नॉर्मल किसी सर्विस के लिए कॉल कर रहे हो या कॉल सेंटर पे या किसी भी चीज के लिए, तो उसमें इंग्लिश वाला ऑप्शन चूज करो, क्योंकि सामने वाला यस फिर मैम। कब इंग्लिश में बोलेगा, तब चाहे टूटी फूटी इंग्लिश हो, उसने कौन सा आपको हंसी उड़ानी है, उसने कौन सा जॉब देनी है आपको। तो एटलीस्ट आप यस जैसे मैम। वर्ड इंग्लिश बोलोगे तो आपको बोलना तो आएगा कम से कम। तो ये भी बहुत सारे टोटके हैं जो आप लगा के ना इंग्लिश को। मेरे यस मैम, मेरे लिए तो मैम ये था कि मैम मैं अपॉर्चुनिटीज बहुत लेता हूँ एंकरिंग की।
हाँ। अपने कॉलेज में आपको तो पता है डांस वांस में करता रहता हूँ, एंकरिंग वगैरह भी करता रहता हूँ, वहां से मैं मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई है। जब आपके सामने 2000 बच्चे होंगे और ओवर इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, पॉलिटेक्निक के, सबके सामने, तो ऑटोमेटिकली आपको कम्युनिकेट अच्छा करना ही पड़ेगा। मेरे साथ भी मिस्टेक्स हुई कई बार, मैं भी फंबल कर गया, बोलते बोलते घबरा गया, हाँ। पर अगली बार फिर मुझे इंप्रूव करना है। मैं ऐसे अप्रोच रखता हूँ कि मैं क्यों घबराया। तो मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं ये बताऊं कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आप ग्रैस्प करना चाहिए। कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी आए कि एंकरिंग करनी है, तो खुद से जाता था कि आप प्लीज मेरा नाम लिख दो, मुझे एंकरिंग करनी है। तो ऐसे आपको अप्रोच, अपनी अपॉर्चुनिटीज को आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। डरो मत कि अरे अरे मेरे से कोई पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, मेरी हंसी हो जाएगी। ऐसी आप सोशल के बारे में सोचोगे सोसाइटी क्या सोचेगी। आप अपने लिए कर रहे हो, ये अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, बिकॉज आप सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आप बिल्कुल। सोच रहे हो कि दुनिया का हर एक इंसान आपसे खुश हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो आप में जो खुशी है, आपके पेरेंट्स में जो खुशी है, जो मैक्सिमम लोगों में खुशी है, वेलफेयर है, उसी को आप चुनो। तो मेरी कम्युनिकेशन तो एंकरिंग वगैरह करके काफी हद तक इंप्रूव हुई है। मैं अपॉर्चुनिटीज लेता रहता था खुद जा करके, घबराता नहीं था कभी भी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने भी एक एग्जांपल दिया कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करना है, इंटरव्यूइंग की स्किल को कैसे इंप्रूव करना है। तो आप भी ऐसे ही अलग-अलग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो और वहां पे आगे जा सकते हो। अच्छा गौरव, यस अभी मैम। कुछ और आप शेयर करना चाहते हो? बस मैम मैं यही कहना चाहता हूँ अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं कि हम जब ऊपर जा रहे होते हैं भगवान के पास, तो हमारी आंखों के सामने 1.5 मिनट की एक मूवी आती है। हाँ। तो आप ये कोशिश करो कि वो देखने लायक होनी चाहिए। ये ऐसी अचीवमेंट आप करो कि जब अपनी जिंदगी, हम सब जानते कितने जीवनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो बस यही है कि मतलब वो जो 1.5 मिनट की मूवी है, जब आप ऊपर जा रहे होते हो स्वर्ग की तरफ, तो वो ऐसी ऐसी आप अचीवमेंट और ऐसे ऐसे माइलस्टोन आप गाड़ के जाओ कि मतलब सामने वाले बोले वाह। आप लोग आप ही बोलो कि यार मतलब जिंदगी में मैंने कुछ मतलब ये किया है मनुष्य लाइफ जीवन मेरा में, सफल आप रहा। हाँ, अपने ये आप को अंदर ये से सबके जता साथ है ये। पाओ यस मैम। कि मैंने कुछ किया है। ऐसे ही मैं आपको एक बात बताती हूँ कि गौरव ने बहुत बारी बोला, मैम मैंने ना आपको गिफ्ट देना है, टीचर्स डे गिफ्ट या ये वाला गिफ्ट। हमेशा मैंने कहा है कि मैं लर्नर से कोई गिफ्ट नहीं लेती। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, आपके लिए आप नहीं हो, बहुत सारे बच्चे हैं बोलते हैं भाई क्यों, बट क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी जगह जगह फीस भरा होता है और वो टूटा ही होता है, वो उसके अलावा गिफ्ट और मांगने लग जाऊं, और सिर्फ मैं ही थोड़ी होंगी, और भी बहुत यस मैम। होंगे जिसको। तो भाई मैं, मेरे लिए गिफ्ट यही होगा कि आप लाइफ में कुछ बन जाओ, अपने पेरेंट्स को खुश कर पाओ, खुद खुश हो पाओ, उसमें मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। मुझे ये यस चीज, मैम। क्योंकि गिफ्ट के लिए क्या है, अपना अपने हिसाब से मैं अर्न कर रही हूँ, मुझे और की इच्छा नहीं है। मुझे इच्छा है मेरी वजह से सामने वाला बंदा कुछ बन जाए, बस। सिर्फ मेरी वजह से, यस वो मैम। भी गलत होगा कहना, क्योंकि एक यस मैम। पर्सन बचपन से लेकर बहुत सारी चीजों से मिलता है और उन सब के कॉम्बिनेशन से कुछ बनता है। तो बस उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हम दे पाए तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इसी, मैम जब आप बोलते हो ना कि गिफ्ट, यस मैम आप बोलिए, सॉरी हाँ मैम। बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था मैम, जब आप बोलते हो ना आपकी गिफ्ट नहीं लेना, तो ऐसा लगता है कि बस अब मैम का नाम तो रोशन करके ही रहेंगे। मैम आप ये बोलते रहा करो, गिफ्ट नहीं लेना। आप बस मैम को जो पसंद है, मैम का नाम रोशन करना है, मतलब वो पता है मैम इंटू टू हो जाता है। जो जज्बा है ना मैम कुछ अचीव करने का, वो इंटू टू हो जाता है जब आप ये बोलते हो ना कि नहीं नहीं मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आप लोग कुछ बन जाओ। तो फिर आता है अपने पेरेंट्स के लिए करना है और नव मैम के लिए करना है। ये आ जाता है मैम कि आपका नाम रोशन करना है। बिल्कुल जी, आप बस अपनी लाइफ में जितने भी बच्चे हैं ना, मेरे जितने भी लर्नर्स हैं, सारे के सारे कुछ बन जाए, बस वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। और वो आप सब में भी आएगी जब आप टीचर बनोगे, और एक ईमानदारी से अपने अंदर पता यस मैम। होगी दिन से लेकर रात तक मैंने कुछ किया है और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। एक सेटिस्फेक्शन अपने अंदर होनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी दुनिया यस तो मैम। भी बोलेगी कुछ ना कुछ भी कर लो, किसी न किसी की यस किसी मैम। तरीके से टांग खींचेगी, उसके बारे में परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। हमें अपने अंदर खुद को सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए। जब यस मैम। खुद को सैटिस्फैक्शन नहीं है, हाँ, फिर सोचो कि अगला बंदा है ये बोल रहा है हमारे बारे में, फिर तो आएगा। ऐसे यस नहीं मैम। आएगा अगर जब आप खुद सैटिस्फाइड। यस मैम। और जो भी मैम आप कर रहे हो ना उसमें 100% डाल दो। ऐसा मायूसियत नहीं होनी चाहिए यार मैं अच्छा कर सकता था, या फिर मैं अच्छा और कर सकता था। जब मैं जेआरएफ वगैरह का जैसे अपन एग्जाम देते हैं ना मैम, तो हमेशा ये रहता है कि बस ये अटेम्प्ट है, उसके बाद अब 6 महीने बाद, और मतलब उसके बाद 6 महीने का इंतजार, फिर वापस से पढ़ाई। तो आपको यही कोशिश करना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, तो बस सेकंड चांस नहीं होना चाहिए आपके पास। आपको अपना 100% देना है, फिर वो अच्छा आए या बुरा है वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आपने ना अपना काम करूँ। किया तो मैं फिर बाद में फिर डिससेटिस्फेक्शन भी नहीं होता। हमने अपना काम पूरा किया, बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी है।
हाँ, वो सब तो रहता ही है। चलो काफ़ी टाइम यस हो मैम। गया। थैंक यू सो मच यस मैम। फॉर, बस यही आपके थैंक यू सो साथ मच मैम। रहेगा कि अपना काम पे अपने जो कंटेंट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लर्नर्स मुझे ये बोलते हैं, मैम बताओ ये वाला पेपर में कभी आया है? ये टॉपिक कभी आया है? वो नहीं होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हो, यस मैम। उसको कभी ना कभी यूटिलाइज़ करोगे जब आप पढ़ा रहे हो। आपको हर एक यस मैम। चीज़ पढ़नी चाहिए। जब आप वेल प्रिपेयर्ड होते हो, सारी चीज़ें कवर करके जाते हो, तब 100% कवर करके जाओगे, तब आप अपना 95% दे पाओगे। तो इसलिए डू ईच एंड एवरीथिंग, और आगे जाकर कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें काम आएगी, चाहे वो पेपर में आए, चाहे ना आए, कोई बात नहीं। ना है 100 क्वेश्चन आने हैं या 200 क्वेश्चन पेपर मैम, वो में पता, आने, यस मैम। उतने ही तो आएँगे ना। मैम ये तब समझ में आता है, ये तब समझ में आता है कि जब आप अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट के सामने गए हो, आप नेट क्वालिफाइड हो और आपको कोई चीज नहीं आ रही है, तो फिर आपको कैसा फील होगा। बिल्कुल। इसलिए कभी भी कोई चीज छोड़ के मत आओ। आप कभी भी ये मत सोचो कि यार ये छोड़ देता हूँ, बिकॉज अभी तो आप छोड़ के जा रहे हो, पर वही चीज आपसे कोई अगर स्टूडेंट पूछ लेगा और आपको टीचर को नहीं बनेगा, तो फिर आपको कैसा फील होगा, कैसा ह्यूमिलिएटिंग फील होगा कि बच्चों के सामने मेरी मजाक उड़ गया और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, मुझे ये चीज नहीं आ रही है। इसलिए कभी, इसका सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सोच करके पढ़ो कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है और मुझे आगे जाकर के पढ़ाना है, और टीचर को पढ़ाने के लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी टीचर का कोई अस्तित्व है। तो हाँ, ये हमेशा अप्रोच रहनी चाहिए। क्लियर करने के लिए नहीं, ईच एंड एवरीथिंग अंदर से पता हो, इसलिए पढ़ रहे हैं हम। ठीक है? सो यस मैम। चलो, थैंक यू सो मच, एंड ऐसे थैंक यू ही सो मच मैम, बहुत आगे अच्छा लगा, बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी, 10th से स्टार्ट करी आपने। यस मैम। आई होप किसी को हेल्प मिलेगी और सब लोग इसको सुनेंगे और अपने फेलियर्स को एक एक बैरियर ना समझ करके आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, एक माइलस्टोन अचीव करेंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट सबको जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। ऑल द एक्ट एंड बेस्ट अचीव। एंड हैव अ नाइस ओके, थैंक यू।